We'll be discussing questions based on bulk matter. हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. सो देखो, अब क्वेश्चन है आपके पास. द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज ए व्हेन द टेंशन इज 4 न्यूटन. इसका मतलब आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है और उस इलास्टिक स्ट्रिंग की आपको जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, ए. और ये जो लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है. क्यों? क्योंकि राइट नाउ उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो 4 न्यूटन है. एंड बी मीटर व्हेन द टेंशन इज 5 न्यूटन. इसका मतलब आप जैसे जैसे टेंशन चेंज कर रहे हो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बदल रही है. देखो, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर मेरी जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है. इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसके अंदर चेंज इन लेंथ जीरो होगी. ये कब होता है? जब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इन्फिनिटी हो. अगर आपका यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी हो तब ऐसे होगा. और ये हमारा स्पेशल केस है जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं इन योर लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी. तो वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन में या फिर रोटेशन मोशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है. और उसमें उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस गिवन स्ट्रिंग को लेके इस गिवन स्ट्रिंग के ऊपर कोई वेट लगाते हो और वो जो वेट है वो ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रिंग को खींचता है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो आएगी लेकिन जो चेंज इन लेंथ है वो ज़ीरो होगी. ये अपने ओरिजिनल लेंथ में रहेगी अगर वो इनएक्सटेंसिबल आपकी स्ट्रिंग है तो. लेकिन इस क्वेश्चन में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब आप टेंशन को 4 न्यूटन से बढ़ाकर 5 न्यूटन कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तो आपकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो ए मीटर से बढ़ के बी मीटर होगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब आप टेंशन को इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ भी क्या कर रही है? इंक्रीज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट द स्ट्रिंग इज नॉट एन आइडियल स्ट्रिंग. आइडियल स्ट्रिंग कौन सी होती है? ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो ये वाली स्ट्रिंग आइडियल है जो इनएक्सटेंसिबल है. ये आइडियल स्ट्रिंग नहीं है. इसका जो यंग मॉडुलस है वो इन्फिनिटी नहीं है. जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम ये याद रखना है कि स्ट्रिंग हम बहुत सारे केसेस में इनएक्सटेंसिबल भी लेते हैं और जब हम बल्क मैटर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल ना होके एक्सटेंसिबल है, मतलब उसकी लेंथ बदल रही है. क्वेश्चन आया सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है? तो देखो, सिंपल बात है. इफ नॉट गिवन स्ट्रिंग इज आइडियल. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लग रहा है कि 4 न्यूटन पे लेंथ ए मीटर है और 5 न्यूटन पे लेंथ बी मीटर है. पता लग रहा है कि मैं टेंशन को बदल रहा हूं तो लेंथ बदल रही है. तो आपको क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगा कि मैंने उसको इनएक्सटेंसिबल लेना है या एक्सटेंसिबल लेना है. अब यहाँ पे देखो, ये जो गिवन केस है इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को कंसिडर करूं और मैं एल स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ मान के चलूं, तो जब आप इस स्ट्रिंग की लेंथ ओरिजिनल लेंथ मान के चलोगे तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर राइट नाउ टेंशन ज़ीरो है. ओरिजिनल लेंथ में अभी कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है. टेंशन जीरो का मतलब अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है. जब मैं अब यहां पे टेंशन को 4 न्यूटन करूंगा
तो मैं क्या नोटिस करूँगा कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग के अंदर एलोंगेशन आ जाएगी। सो व्हेन आई इंक्रीज द टेंशन, जब मैं अंदर टेंशन को बढ़ाऊंगा तो मैं उस टाइम क्या नोटिस करूंगा कि टेंशन को बढ़ाने पे लेंथ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आपने टेंशन को T1 रखा तो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो अब कितनी हो गई है, A मीटर हो गई है। अच्छा, अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ A मीटर हो गई है तो अब जो एलोंगेशन आई है दैट इज चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया A माइनस एल। अब मैंने जो गिवन टेंशन है इसको बढ़ा के क्या कर दिया है, 5 न्यूटन। तो अगर मैंने टेंशन को बढ़ा के 5 न्यूटन कर दिया है तो अब जो मेरी लेंथ होगी वो अब B मीटर होगी। तो इस केस में हम क्या नोटिस करेंगे कि जो अब चेंज इन लेंथ आएगी वो हमारे पास गिवन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ दैट इज B माइनस एल। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप टेंशन बढ़ा रहे हो आपकी जो गिवन एलोंगेशन है इसमें चेंज आ रहा है। नाउ हमें पता है कि अगर हमारा यंग मॉडुलस जो है वो इन्फिनिटी नहीं है, अगर हमारे पास आपका जो गिवन स्ट्रिंग है उसका एक पर्टिकुलर यंग मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस दैट इज फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। So here what is this force? This force in above case is the tension. हमारे केस में जो ये F है ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो आपके गिवन स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ आ रही है वो ये टेंशन है। सो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं ये डेल्टा एलोंगेशन को दूसरे साइड ले जाऊँ तो दिस विल बी इक्वल टू T ओवर A इंटू L ओवर वाई। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो L है ये ओरिजिनल लेंथ है। तो आपकी स्ट्रिंग के ऊपर जब आप टेंशन बढ़ाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी पर ओरिजिनल लेंथ तो उसकी सेम ही रहेगी जो आपकी टेंशन जीरो के टाइम पे लेंथ थी। तो ये आपका जो L है ये आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये सेम रहेगा। अच्छा, सेम स्ट्रिंग है या गिवन स्ट्रिंग का जो y होता है वो तब तक सेम रहेगा जब तक आप उसके मटेरियल में कोई चेंज नहीं लेके आओगे। मटेरियल में कैसे चेंज आएगा, जब आप उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बदलोगे। अदरवाइज एक गिवन मटेरियल का जो y होता है या जो बल्क मॉडुलस होता है या जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन स्ट्रिंग है उसका एरिया भी सेम रहेगा। सो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी जो गिवन चेंज इन लेंथ है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले जो चेंज इन लेंथ थी वो ये थी डेल्टा L1, तो ये A माइनस एल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड T1 जो है वो आपके पास 4 आ गया। एंड सिमिलरली अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास जो गिवन सेकंड केस में एलोंगेशन है that is B minus L that is directly proportional to the tension T2। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पे हमारे पास ये A माइनस एल ओवर B माइनस एल इज इक्वल टू 4/5। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5A माइनस 5L इज इक्वल टू 4B माइनस 4L। सो अब L वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ, ये वहाँ पे ले गए तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये L बन गई एंड ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो हमारे पास जो L है दैट इज इक्वल टू 5A माइनस 4B। सो दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। ये जो मैंने निकाला ये मैंने ओरिजिनल लेंथ निकाल दी। तो आपको कभी कभी पेपर में ओरिजिनल लेंथ भी निकालने को आ सकती है कि फाइंड द ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी आ गई, 5B माइनस 5A माइनस 4B। तो ये 5A माइनस 4B ओरिजिनल लेंथ आ गई। पर मैंने करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करो, आप कैलकुलेट करो लेंथ इन मीटर व्हेन टेंशन इज 9 न्यूटन। जब आप ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को 9 न्यूटन करोगे तब आप लेंथ निकालो कि स्ट्रिंग की कितनी है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि जो टेंशन है वो चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो थर्ड केस में जो चेंज इन लेंथ है
वो आपके थर्ड केस के टेंशन के इक्वल होगी। और ये जो थर्ड केस आपको दिया हुआ है, इसमें आपकी जो टेंशन है वो 9 न्यूटन मान ली। और जब 9 न्यूटन मान ली तो उस टाइम जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हमने मान लिया L3। तो जब ये 9 न्यूटन है तो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज इन लेंथ विल बी योर गिवन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया L3 माइनस L इज प्रोपोर्शनल टू 9। सो अगर अब मैं यहाँ पे देखो, ये जो गिवन मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये A माइनस L इज प्रोपोर्शनल टू 4, और ये जो मैंने अभी निकाल ली, अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके इनको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू जो है ये बन गई L3 माइनस एल ओवर A माइनस एल इज इक्वल टू 9/4। सो 4 टाइम्स ऑफ L3 माइनस 4L इज इक्वल टू 9A माइनस 9L। सो अगेन हमें L3 निकालना है, तो L3 को एक साइड रहने दो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। तो ये जो वैल्यू है 9A, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ 5L, और L की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5A माइनस 4B। सो ये जो हमारे पास 4L3 जो है, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 4 5 20B, तो ये हमारे पास 20B, एंड ये माइनस 25A, और ये प्लस 9 है, तो ये हमारे पास माइनस 16B। 4 डिवाइड हो गया, तो आपकी जो गिवन लेंथ है वो आ गई 5B माइनस 4A। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ गई 5B माइनस 4A। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा आपको देखो सोचना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर किया कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने यंग मॉडल्स वाला फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला? F/A इनटू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, बस ये वाला फॉर्मूला लगाया है। और इस फॉर्मूले में मैंने क्या नोटिस किया कि जो गिवन लेंथ है, जो गिवन एरिया है, जो गिवन फोर्स है, ये सब, और ये y और ये डेल्टा L, इनको कंपेयर किया है। और इसमें मैंने क्या नोटिस किया कि फोर्स L, ये जो आपके पास गिवन L है, A है, Y है, ये सब यहाँ पे गिवन वायर के लिए कांस्टेंट है। सो अगर ये कांस्टेंट है तो सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो आपका F है और डेल्टा L है, इनको आपस में कंपेयर कर लिया और कंपेयर करके ये आंसर निकाला। सो देखो क्लियर है कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। Now this is a very important question. Question है that the average depth of Indian Ocean is about 3000 मीटर। सो हमने यहाँ पे देखो एक गिवन वाटर बॉडी, ये ओशन ले लिया, और हमें दिया हुआ है कि ये जो ओशन है इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो डेप्थ 3000 मीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे नीचे जाऊँ तो ये सरफेस से अगर मैं नीचे जाऊँगा तो ये जो मेरी डेप्थ है ये मेरे को 3000 मीटर दी हुई है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो हमने ये जो ओशन का बॉटम है, ये वाली जगह, ये ओशन का जो बॉटम है, यहाँ पे हमने क्या निकालना है? यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर निकालना है। इसका क्या मतलब है? फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है? देखो ये जो आपको वाटर बिल्कुल ऊपर सरफेस पे नजर आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर सिर्फ एयर का प्रेशर लग रहा है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीजेस बाय रो जी एच, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाएगा बाय रो जी एच। तो ये जो सबसे बॉटम वाली लेयर है, ये जो सबसे बॉटम वाली लेयर है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, सबसे ज्यादा इस पे प्रेशर लगेगा, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेशर के कारण वो बहुत क्लोज, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और क्लोज आने से क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो बॉटम पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा और यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। नीचे
मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण वो क्लोज आ गए, और क्लोज आने से क्या हुआ, उनका जो वॉल्यूम है जो वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, मतलब यहाँ पे अगर मैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं बॉटम पे लूं, दोनों जगह पर मेरे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो सेम नहीं होगी। नीचे यहाँ पर वो स्पेसिंग कम हो जाएगी क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, वो क्लोज आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बॉटम के ऊपर ये जो गिवन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना होगा, अगर मैं टॉप से कंपेयर करूं, टॉप पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और बॉटम पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो गिवन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस सेम होंगे, तो आंसर है नहीं। टॉप वाले के ऊपर सिर्फ एयर का प्रेशर लग रहा है, बॉटम वाले के ऊपर वो पूरे वाटर के कॉलम का प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, और पास आने से उनके बीच में वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वो जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है वो हो गया चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ये चीज हमने यहाँ पे निकालनी है। अब हमें पता है कि जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस निकालेंगे तो वहां पे जो हम गिवन इलास्टिसिटी को यूज करेंगे वो बल्क मॉडुलस है, और बल्क मॉडुलस क्या है, दैट इज इंक्रीज इन प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। और हमने क्या कहा था कि अगर मैं इस प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस या आपका यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्योंकि वो पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, माइनस। तो ये जो हमने यहाँ पे माइनस डाला है, ये माइनस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये माइनस यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि आपका ये जो बल्क मॉडुलस है ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हो इंक्रीज इन प्रेशर, ये जो इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर विल इंक्रीज बाय रो जी एच। तो यहाँ पे अगर आप टॉप पे लिक्विड को देखोगे और बॉटम पे लिक्विड को देखोगे, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो टॉप वाले लिक्विड से नीचे जाते जाते जो हमारा प्रेशर है हमें पता है कि वो रो जी एच से बढ़ता है, हमने पास्कल लॉ में ये स्टडी किया हुआ है, दैट एज वी मूव डाउन इन अ लिक्विड द प्रेशर विल इंक्रीज बाय रो जी एच। तो अगर हमारा प्रेशर रो जी एच से इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपने गिवन केस में फ्रैक्शनल कंप्रेशन निकालना है। अब देखो, अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम करूं तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। माइनस का मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है, और कम होने का मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कम होने का मतलब कंप्रेशन हो रहा है। तो मैंने बेसिकली क्या निकालना है, ये चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। और माइनस क्यों, क्योंकि मैं कंप्रेशन निकालना चाहता हूं, फ्रैक्शनल कंप्रेशन। तो ये जो वैल्यू है दिस इज योर चेंज इन प्रेशर ओवर योर बल्क मॉडुलस। एंड ये जो आपका चेंज इन प्रेशर है इसको हम हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहेंगे, वील ऑल्सो कॉल इट एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये जो आपके हाइड्रोस्टैटिक्स के कारण जो नीचे प्रेशर पड़ रहा है वो आपका ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया। तो ये स्ट्रेस, ये जो चेंज इन प्रेशर है इसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं। और यहाँ पे जब मैं ये गिवन चेंज इन प्रेशर निकालूंगा तो ये जो मेरा गिवन चेंज इन प्रेशर है ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, रो। तो रो आपके पास कितना है, आप वाटर ले रहे हो तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 इंटू जी, हमें कहा हुआ है कि जी जो है उसको 10 लो। जनरली जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको एमसीक्यूज में जब ये बल्क मैटर के क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पे जी लेना है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे। समटाइम्स क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जी को 9.8 मानना होता है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 10 लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पर अगर चॉइसेस वाला आंसर नहीं बन रहा तो उसको 9.8 में कन्वर्ट करके देखो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1000 इंटू जी यहाँ पे 10 है, और एच जो है वो आपका गिवन 3000 है। तो ये हमारे पास गिवन प्रेशर आ गया, जो आपका स्ट्रेस हो गया दैट इज 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड बल्क मॉडुलस हमें दिया हुआ है वाटर का 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। तो इसको भी आप याद रखना, समटाइम्स यूज करनी पड़ जाती वैल्यू, तो ट्राई टू रिमेंबर दिस वैल्यू दैट बल्क वाटर का जो बल्क मॉडुलस है वो कितना है, 2.2 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो पुट कर दो यहाँ पे, बस आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁷ ओवर 2.2 इंटू 10⁹ सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये जो हमारा गिवन आंसर है दिस विल कम आउट टू बी 1.36 इंटू 10⁻⁻²। सो ये हमारे पास गिवन
फ्रैक्शनल कंप्रेशन आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे अभी ये जो मैंने निकाला ये फ्रैक्शनल कंप्रेशन है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में आया था व्हाट इज द परसेंटेज कंप्रेशन, अगर आया था परसेंटेज कंप्रेशन, तो फिर परसेंटेज कंप्रेशन में हम क्या करते, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये जो हमारी वैल्यू ये 1.36% बन जाती। तो ये बस आपने ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू है, परसेंटेज निकालना है तो उसको 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये गिवन आंसर आ गया। तो ये चीज़ अब आपने समझनी है कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के कारण मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। अब यहां पर देखो, अगर बाय चांस आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में कहता है कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, जैसे अभी इनोसेंट वालों का पेपर हुआ है, उसमें पेपर में एक क्वेश्चन आया था सिंपल एमसीक्यू, उसमें कहा था हाइड्रोलिक स्ट्रेस कांस्टेंट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमें पेपर में वो पेपर में क्वेश्चन बड़ा औखा लगा कि बड़ा डिफिकल्ट है, ये देखो ये आपका कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या बन गया, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो आपका ये आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है कि आपने जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने तो एक बात याद रखनी है कि इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक पेपर लो, पहले सारे फॉर्मूले लिख लो और उनको लर्न कर लो। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो बस देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, ये अगर ऐसे लिखा हुआ है कि इसको निकालना है तो बस सिंपल सी बात है कि इसका फॉर्मूला क्या है, बल्क मॉडुलस के साथ रिलेशन, तो बल्क मॉडुलस वाला रिलेशन लिखो, अपने आप वहां पे आंसर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर के जो मेन फॉर्मूले हैं बस वो पता होने चाहिए, एप्लीकेशन जो है वो इजी है, फॉर्मूले याद रहने चाहिए बस। सो देखो ये क्लियर है कैसे अपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक एयर बबल है और उसका हमें साइज दिया हुआ है और वो हमने ऑब्जर्व किया एट 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दी हुई है और डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। एक बात याद रखनी है कि अगर वाटर है तो सरफेस टेंशन भी याद रखो उसका कि 0.075 है, एंड डेंसिटी भी याद रखो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि वाटर के साथ जो पैरामीटर्स हैं कोशिश करो कि वो आपको लर्न हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, मेरे पास एक बबल है और ये जो बबल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गिवन ये लिक्विड के अंदर है और ये जब आप इसको देख रहे हो तो ये अंदर है एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आपको दिया हुआ है कि ये अगर आप देखोगे तो ये बबल जो है, ये बबल आपके टॉप सरफेस से कितने डेप्थ पे है, ये 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे है। अच्छा, अब आपको पता है कि कोई भी जो बबल होता है स्फेरिकल बॉडी, उसके अंदर प्रेशर बाहर से ज़्यादा होता है, तो ये इनसाइड प्रेशर हो गया, ये आउटसाइड प्रेशर हो गया, और एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या हो गया, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, तो ये मेरा एक्सेस ऑफ प्रेशर। और हमें पता है कि अगर वो एयर बबल है या लिक्विड ड्रॉप है, एयर बबल या लिक्विड ड्रॉप, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या है, 2s/r, वेयर व्हाट इज s, सरफेस टेंशन, r क्या है आपका उस बबल का साइज, और आपको यहाँ पे वो बबल का जो साइज दिया हुआ है वो आपको r यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 mm, दैट इज 10⁻³ मीटर। तो ये हमारा एक्सेस ऑफ प्रेशर आ गया। अच्छा, अब ये जो पी नॉट है, अगर मैं इस पी नॉट को निकालना चाहता हूं तो पी नॉट को कैसे निकालूंगा, ऊपर एयर है, एयर का प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा मेरा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा बाय रो जी एच, वेयर व्हाट इज रो, रो यहाँ पे वो लिक्विड है, लिक्विड यहाँ पे कौन सा है, वाटर है, तो मेरे पास ये रो जी एच, और एच मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। सो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि ये जो पी आई है ये हो गया 2s/r और प्लस पी नॉट। और अगर मैं पी नॉट को देखूं तो ये जो पी नॉट है, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं प्रेशर बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, रो जी एच, और ऊपर कितना प्रेशर था, यहां पर अगर मैं इस टॉप पे देखूं तो टॉप पे कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं यहाँ पे पी नॉट को देखूंगा तो टॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ रो जी एच, वे रो यहाँ पे आपका क्या है, वाटर है, तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जो मेरा पी नॉट है वो आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। हाँ जी, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उधर चल जाएगा, क्यों उधर चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर इनसाइड
एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो आपने डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में निकालना है डिफरेंस? प्रेशर इनसाइड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2s/r प्लस रो जी एच। बस आपने अब यहाँ पे ये जी का ध्यान रखना है। यहाँ पे चॉइसेस को देखोगे, जी की वैल्यू आप ले सकते हो 10 भी ले सकते हो, आप जी को 10 भी ले सकते हो, या आप जी की वैल्यू 9.8। अब ये आप जब वैल्यूज पुट करोगे आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये 9.8 लेता हूँ तो मेरे पास ये जो गिवन डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेरे पास जो आया दैट इज 2s कितना दिया हुआ है? 0.075 प्लस रो इज डेंसिटी ऑफ योर वाटर इंटू जी 9.8 इंटू एच, जो आपका यहाँ पे डेप्थ है वो आपके पास कितना है? दैट इज 0.2। और ये नीचे जो आर है, आर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 mm, तो आर यहाँ पे आ गया -10⁻³ सो इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस विल कम आउट टू बी 2110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये आपका गिवन मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सिंपल सी बात है कि जब भी बबल्स होंगे तो याद रखना है कि अगर एयर बबल है या लिक्विड ड्रॉप है तो एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो 2s/r है। और अगर यहाँ पे हमें पेपर में एग्जामिनर कहता है कि आपके पास 100 बबल है, अगर हमारे पास 100 बबल दिया होता तो 100 बबल के केस में हम क्या याद रखेंगे कि जो हमारा एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है वो 4s/r होता है, वेयर s इज द सरफेस टेंशन, r इज द रेडियस। सो मेन अगेन फॉर्मूले याद रखने हैं। एप्लीकेशन पार्ट जो है वो क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले पता होंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पता होना चाहिए कि बबल को कैसे डील करना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि अगर बबल एक डेप्थ पे है तो डेप्थ पे हमारा प्रेशर कैसे देखते हैं, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देखो क्लियर है ये कैसे किया हमने। नाउ क्वेश्चन इज दैट अ मटेरियल हैज पॉइजंस रेशियो ऑफ 0.2। तो हमारे पास ये जो पॉइजंस रेशियो, अगर मैं इसको सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ तो पॉइजंस रेशियो आपको 0.2 एक मटेरियल का ये पॉइजन रेशियो दिया हुआ। नाउ इफ uniform rod of its suffers a longitudinal strain of 2 into 10⁻³ तो एक रॉड है और उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ 2 into 10⁻³ है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो यहां पे एक रॉड है, अब ये जो रॉड है इस रॉड का मैंने एक एंड लेटिस से फिक्स कर दिया, ये वाला लेटिस से हमारा फिक्स्ड एंड है, और मैंने ये वाले एंड से इसको खींचा तो खींचने पे इसकी लेंथ में चेंज आया, और जब इसकी लेंथ में चेंज आया तो पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ में ये चेंज आ गया। पर जब आपको पॉइजंस रेशियो दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि जब आप खींचोगे तो खींचने पे इसका जो गिवन ये साइज है ये भी छोटा हो जाएगा, इसका ये जो गिवन रेडियस है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये रेडियस, इसका जो रेडियस है रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। और जब रेडियस स्मॉल होगा तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं, हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो गिवन चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस, दिस इज योर लेटरल स्ट्रेन। और जब ये डेल्टा एल इंक्रीज करेगा तो ये जो डेल्टा आर है ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो हमारे पास जो गिवन पॉइजंस रेशियो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और माइनस साइन हमने क्यों डाला है, बिकॉज ये पॉइजंस रेशियो प्लस में आना चाहिए। तो हमने ये, अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो रेडियस मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेंथ को बढ़ाने पे अगर रेडियस कम हो रहा है तो हमारा ये जो पॉइजंस रेशियो है ये प्लस में आएगा।
तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये जो गिवन मटेरियल है इसमें मेरे को सिग्मा दिया हुआ है 0.2 एंड योर लेटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻³ तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारा ये लेटरल स्ट्रेन आ गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आपने निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। आपने ये निकालना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये देखो, ये जो आप चेंज देख रहे हो, देखो ये वाला, ये 10⁻³ तो ये बहुत स्मॉल स्मॉल वैल्यू है, तो ये dl/l दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज। ये देखो, ये भी 10⁻³ तो ये भी चेंज जो है ये भी बहुत स्मॉल चेंज है। तो मैं इसको, ये दोनों को मैं इस तरीके से इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यूज बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं। देखो, ये 10⁻³ में आ रही है, ये भी 10⁻³ में आ रही है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज हैं इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये डेल्टा वी का जो मेरे पास गिवन डेल्टा को मैं स्मॉल डी वी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यूज अगर मैं नोटिस करूँ तो वो बहुत स्मॉल वैल्यूज आ रही हैं। सो मेरा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ये ऐसे बन गया। तो हम अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है V, ये आपकी एक सिलेंड्रिकल रॉड है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। तो ये आ गया एरिया इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ तो लॉग ऑफ V इज लॉग ऑफ पाई प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग R प्लस लॉग ऑफ L। एंड अगर अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डिफ्रेंशिएट करने पे देखो लॉग ऑफ v 1/v इंटू डी वी, पाई जो है वो कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। ट्वाइस ऑफ लॉग r 1/r इंटू डी आर प्लस लॉग l 1/l इंटू डी एल। अच्छा, अगर आप अब यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो dv/v इंटू 100 जो है ये आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ dr/r। तो आपने ये dr/r निकाला हुआ है, ये dr/r अगर मैं नोटिस करूँ तो dr/r इज -0.4 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये माइनस वहाँ चला गया। तो dr/r जो है ये मेरे पास कितना आ गया, -0.4 10⁻³ एंड व्हाट इज dl/l, तो dl/l इज 2 इंटू 10⁻³ और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये हम परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। सो योर गिवन परसेंटेज इंक्रीज हेयर विल कम आउट टू बी 0.12%। तो हमारे पास ये जो आंसर आया, ये हमारे पास जो वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज आया वो कितना आया, 0.12%। तो दिस इज योर गिवन परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द रॉड। अब ये तो चलो हो गया सॉल्व, पर समटाइम्स हम एक गिवन रॉड को खींचेंगे और हमने जब उसको खींचा इसकी लेंथ जो है वो लेटिस से इंक्रीज कर गई, तो ये इसकी लेंथ में इंक्रीज आया। एट द सेम टाइम इसका साइज भी छोटा हो गया, तो एट द सेम टाइम इसका साइज छोटा हो गया, तो इसका जो रेडियस है ये कम हो गया। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये डेल्टा एल इंक्रीज कर गया एंड डेल्टा आर डिक्रीज कर गया। देखो, जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, जब आपने ये फोर्स लगाई तो आपकी ये जो लेंथ है इसमें इंक्रीज आ रहा है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि आर कम हो रहा है तो आर कम होने से एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स समटाइम्स आप क्या नोटिस करोगे कि आपका जो लेंथ का इंक्रीज है और एरिया का डिक्रीज है ये बिल्कुल एक जैसे हैं। और अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो फिर उस केस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये हमारे पास आइडियल केस होता है। आइडियल केस का मतलब जब मैं कोई भी आइडियल सिचुएशन लेता हूं, आइडियल सिचुएशन ज्यादातर, अब जैसे ये वाला चैप्टर है तो इसमें तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ रहा हूं, पर जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्लास +2 में जाके करंट चैप्टर पढ़ता हूं
और करंट चैप्टर में आपने 10th में भी करंट पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको पता है कि एक रॉड को जब आप खींचोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा, और वहां पर आप क्या कहते हो कि अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा। ऐसा आप क्यों कहते हो? क्योंकि आप वहां पे मान के चलते हो कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर आइडियल केस क्या है कि जब आप किसी चीज को खींचोगे तो खींचने पे लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया, और ये दोनों प्रोपोर्शनेट हैं। प्रोपोर्शनेट का मतलब जितनी लेंथ बढ़ी उतने प्रोपोर्शनल में एरिया कम हो गया, और मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम अभी भी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ऐसे केस में आपका जो सिग्मा होगा वो 0.5 होगा। सो हमने रेगुलर में ये सब पढ़ा हुआ है, अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने लिखा था कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमारी वेरी करती है फ्रॉम 0 to 0.5। तो सिग्मा जो 0.5, सिग्मा 0.5 कब होगा? सिग्मा 0.5 तब होगा जब आप खींचोगे, खींचने पे लेंथ बढ़ रही है, एरिया कम हो रहा है, पर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इस हिसाब से प्रोपोर्शनल है कि वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है तो आपका सिग्मा जो है वो 0.5 है। सो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा निकालो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम पाई आर स्केयर एल। अगर मैं इसका लॉग निकालूं, जैसे भी मैं पीछे लॉग निकाल के हटाऊं, तो मेरे पास ये लॉग ऑफ पाई ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ एल। अच्छा, मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड्स को, जैसे मैं पीछे करके हटाई हूं, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आपके पास ये जो गिवन v है, ये आपने अब जब डिफ्रेंशिएट करना है तो ये जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, पाई जो है वो भी जीरो हो गया। हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ डी आर ओवर आर प्लस डी एल बाई एल, और मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये आ गई माइनस ट्वाइस ऑफ डी आर ओवर आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल। तो ये यहाँ पे नीचे आ गया डी एल बाई एल, और ये -2 में से ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ये 2 वहाँ जाके जब डिवाइड हो गया तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हो दैट इज ये माइनस ऑफ डी आर बाई आर ओवर डी एल बाई एल। तो ये क्या है, दिस इज योर सिग्मा, और ये जो सिग्मा की वैल्यू वो कितनी आ गई 0.5। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आया था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा निकालो। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिग्मा कितना है, 0.5। तो ये याद रखना है कि अगर मेरा सिग्मा 0.5 है तो खींचने पे लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। पर अगर मेरा सिग्मा 0.5 नहीं है फिर क्या होगा, खींचने पे खींचने पे खींचने पे आपकी लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो उस केस में आप क्या नोटिस करोगे, उस केस में आप नोटिस करोगे कि आपका जो सिग्मा है वो लेस देन 0.5 होगा और पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और है, समटाइम्स पता है क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बॉडी को खींचोगे और खींचने पे बॉडी का एरिया बढ़ जाएगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि आप बॉडी को खींचते हो और खींचने पे एरिया कम होने की जगह, खींचने पे एरिया कम होने की जगह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टलाइन बॉडी होती है, खींचने पे अंदर स्पेसिंग और बढ़ जाती है, उनके क्रिस्टल्स में स्पेस बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है कि आपके पास जब आप गिवन केस में लेंथ को इंक्रीज करोगे तो एरिया भी वहां पे इंक्रीज हो जाता है, और उस केस में ये वॉल्यूम जो आएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस केस में जो सिग्मा है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कैन सिग्मा बी नेगेटिव, तो आंसर है यस, सिग्मा कैन बी नेगेटिव। कब सिग्मा नेगेटिव होगा? जब खींचने पे वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने। सो देखो, क्लियर है ये पॉइंट सारे जो हम बोल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन द लोड ऑन वायर इज इंक्रीज्ड slowly from 2 kg to 4 kg, the elongation increases from 0.6 mm to 1 mm। अब मेरे पास एक लोड है और उस लोड के ऊपर मैंने फोर्स को बढ़ाया, मैंने मतलब एक वायर है और उस वायर पे मैंने फोर्स को बढ़ाया। तो ये मेरे पास वायर है और इस वायर के ऊपर मैं ऐसे ये लोड डाल रहा हूँ, तो ये ऐसे भार डाल रहा हूँ, ये मेरा लोड हो गया, मैं ये भार डाल रहा हूँ और मैं इस लोड को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। तो जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलोंगेशन है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज।
तो जब मैंने ये जो लोड है ये 2 kg रखा, तो उस टाइम मेरी जो इलोंगेशन है ये 0.6 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर मैं ये गिवन लोड लूँ तो मेरा लोड mg के इक्वल होगा। तो मास दिया हुआ है तो ये आपका वेट आ गया, और उस वेट से यहाँ पे अंदर टेंशन आएगी, और ये जो टेंशन है और ये वेट है ये दोनों इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जब आप एक वायर को पुल करते हो, खींचते हो, तो खींचने पे ये F, ये W आपका F, ये क्या हो गया, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स हो गई। तो ये जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है जो आप बॉडी पे लगा रहे हो, इससे ये इलोंगेशन आ गई, ये एक्सटर्नल फोर्स से इलोंगेशन आ गई। तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो हाफ फोर्स इनटू चेंज इन वॉल्यूम है। सो हाफ फोर्स इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो एफ वो एक्सटर्नल फोर्स है जो आप लगा रहे हो, एंड डेल्टा एल वो चेंज इन वॉल्यूम है। और ये जो गिवन वैल्यू है, इससे आपकी वायर की पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड होती है कि वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, वो हाफ ऑफ फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ। सो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब आपने F1 फोर्स कितनी रखी, 2 इंटू 10, ये 2 mg, 2 × 10, तो उस टाइम आपकी जो गिवन इलोंगेशन है वो कितनी है, 0.6 mm। एंड जब आपने इस फोर्स को बढ़ा के कितना कर दिया, 4 kg वो लोड डाल दिया, तो अब आपके पास कितनी फोर्स होगी, दैट इज 40 न्यूटन। तो आपकी जो इलोंगेशन है वो कितनी है, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये 1 mm। सो यहाँ पर हमारे पास देखो, वर्क डन अकॉर्डिंग टू योर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, एंड फाइनल एनर्जी इज हाफ फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, अगेन हाफ फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ। तो अगर मैं ये हाफ फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, तो बस ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 40 इंटू 10⁻³ माइनस 20 इंटू 10⁻⁰ और 6 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू आएगी, दिस गिवन वैल्यू विल बी इक्वल टू 14 इंटू 10⁻³ जूल्स, और दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 14 मिली जूल्स। तो जनरली MCQs में ये क्वेश्चन आता है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ को हम मिली में लिख लेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये याद रखना है कि जब भी आप किसी वायर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, उसके अंदर इलोंगेशन आएगी, तो इलोंगेशन आने से उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, और वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ फोर्स इनटू इलोंगेशन होगी। एंड ये जो आपके पास गिवन एनर्जी स्टोर हो रही है, दिस एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, और इट इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस into strain into volume, and this energy per unit volume is known as energy density। इसको हम energy density कहते हैं, that is half of stress into strain। तो sometimes ये भी आपको आ जाएगा कि energy density निकालो, तो energy density half of stress into strain, and Young modulus is equal to stress ओवर स्ट्रेन। तो अगर आप समटाइम्स आपको गिवन पेपर में अगर स्ट्रेस नहीं दिया हुआ और यंग मॉडल्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ से वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपना गिवन आंसर निकाल सकते हो। सो देखो ये क्लियर है फॉर्मूले सारे। अब देखो क्वेश्चन है दैट 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास देखो ये एक पुली है, और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इट इज़ अ वेरी सिंपल केस ऑफ एटवुड्स मशीन। हमने लॉज ऑफ मोशन में एटवुड मशीन किया था, उसमें हमने नोटिस किया था कि जो हैवी बॉडी है वो नीचे जाएगी, और जो लाइटर बॉडी है वो ऊपर जाएगी, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो डिफरेंस इन मास ओवर सम ऑफ मास इनटू जी।
और जब आप ये डिफरेंस इन मास ओवर सम ऑफ मास इनटू जी कर रहे हो तो यहाँ पे वो जो आपका m2 है वो m1 से ग्रेटर है। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ नोटिस की थी कि रस्सी में टेंशन होगी, और वो जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एडवर्ड मशीन में ये हमने सारे फॉर्मूले निकाले हुए हैं, और यही जो टेंशन यहाँ पे है, ये आपकी गिवन स्ट्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है जो राइट नाउ आपके इस स्ट्रिंग में लग रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेस मेरे को ये दिया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अब वो कह रहा है कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड इन दिस केस सो दैट इट शुड नॉट ब्रेक। तो हमें पता है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज ब्रेकिंग फोर्स ओवर एरिया, because your given stress is equal to force over area, stress is equal to your restoring force per unit area। अब यहाँ पे restoring force ये टेंशन लग रही है, तो यहाँ पे ये आपकी जो फोर्स लग रही है ये आपकी ये टेंशन लग रही है, और इस टेंशन की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ट्वाइस ऑफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 40/3 न्यूटन। अच्छा, एरिया अगर मैं नोटिस करूं तो एरिया क्या बनेगा, ये जो आपको वायर नजर आ रही है, ये वायर मतलब वायर मींस ये जो आपने रोप लटकाई हुई है, ये रोप आपकी यहाँ पे वायर है, तो इस रोप का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो गिवन ब्रेकिंग फोर्स है वो हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 40/3 न्यूटन, और ये आ रहा है पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको पता है कि आर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है कि इसको अगर मैं मिनिमम रखूंगा, तो अगर मैं इसको मिनिमम रखूंगा तो मेरे पास वो केस आ जाएगा। तो मैं, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, तो आपने इसको मिनिमम रखना है इस केस में, ताकि वो ब्रेक ना करे, ताकि टूटे ना। तो अगर मैं ये आर स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो व्हाट विल बी आर स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा 40/3 इंटू पाई, और नीचे ये ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइड हो गया, और ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 40/3 पाई इंटू 10⁻⁶। तो आपके पास ये आर स्केयर जो है ये 10⁻⁻⁶ आ गया, क्योंकि ये 43/3 कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻³ मीटर, और आर हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 mm। सो ये हमारा वो मिनिमम रेडियस है जो हमें चाहिए ताकि ये ब्रेक ना करे। तो आपका अगर रेडियस इससे ज़्यादा होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि भाई इसने ब्रेक नहीं करना, अगर इससे कम होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप कम करोगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई मिनिमम रेडियस हो ताकि ये ब्रेक ना करे। तो सिंपल सी बात है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि हम गिवन पुलिस को कैसे डील करते हैं, और जो भी टेंशन आएगी वो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो देखो क्लियर है ये कैसे किया हमने। Now question is that a wire of cross sectional area 10⁻⁻⁶ meter square is heated through 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास एक वायर है, और उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, और उसको हमने हीट किया ताकि उसका जो टेम्परेचर राइज है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अच्छा, अब करना क्या है, करना है कि कैलकुलेट करो टेंशन डेवलप्ड इन द गिवन वायर इफ योर गिवन यंग्स मॉडुलस एंड अल्फा इज गिवन टू यू। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और अल्फा इज योर कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो वायर है, तो वायर में सिर्फ लेंथ वाइज चेंज होगा, एंड योर इंक्रीज इन लेंथ, आपके पास एक वायर है, आप उस वायर का अगर आप उसको हीट करो तो हीट करने पे आप उसका टेम्परेचर जो है उसको अगर आप इंक्रीज कर दो तो आप क्या नोटिस करोगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। और वो जो चेंज इन लेंथ है उसको हमने जब स्टडी किया था तो दैट वाज अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, वेयर व्हाट इज एल, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो डेल्टा एल बाय एल ये क्या आ गया, स्ट्रेन, वो अल्फा इंटू डेल्टा टी।
अच्छा, ये जो डेल्टा टी है ये चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन में हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। हम पहले भी कर चुके हैं कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, एक ही बात बनेगी। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि आपने जब इसको हीट किया तो हीट करने पे इसकी लेंथ में चेंज आया, और यहाँ पे अंदर जो गिवन टेंशन डेवलप होगी, क्योंकि लेंथ में चेंज आएगा तो अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंज आएगा। वो जो टेंशन डेवलप होगी, अगर मैं वो टेंशन देखना चाहता हूँ तो हमें पता है कि यंग मॉडुलस जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। सो हमारे पास जो टेंशन है वो आ गया y इंटू ए इंटू डेल्टा एल ओवर एल। अच्छा, ये जो डेल्टा एल ओवर एल है ये क्या है? दिस इज अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन को टी डैश, ये टी डैश को अगर मैं टेंशन लिख दूँ, मैं इसको टी डैश क्यों लिख रहा हूँ? क्यों? ताकि ये टेम्परेचर के साथ मैं इसको कंफ्यूज ना करूँ। तो मेरे पास ये जो गिवन टेंशन है, या आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हो, तो ये वाई ए इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो टेंशन है ये आपकी बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स है, ये आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है जो आपके इस गिवन वायर में आएगी। राइट नाउ वो किस फॉर्म में आ रही है? टेंशन के फॉर्म में आ रही है। और ये आपका वो फॉर्मूला है जो आपने अब याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमारे पास y, देखो y हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11, और अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 1.1 10⁻⁻5, एरिया हमें दिया हुआ है 10⁻⁻6, और डेल्टा टी जो है वो कितना है? वो 35, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड चाहे केल्विन वो सेम ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास ये जो गिवन वैल्यू है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 77 न्यूटन। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? दिस कम्स आउट टू बी 77 न्यूटन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि हमारी जो टेंशन है यहाँ पे जो है वो कितनी बढ़ गई? इट इज़ 77 न्यूटन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पेपर में। क्वेश्चन क्या है? दैट अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय मीन्स ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स टाइड टू इट्स एंड्स. One of the wire is made up of steel and is of cross sectional area 1 centimeter square, and the other is of brass, cross sectional area 0.2 centimeter square. Find out the position along the rod at which weight may be hung to produce first equal stress in both wires एंड सेकंड इक्वल स्ट्रेन इन बोथ वायर्स। तो इस क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट्स में सॉल्व करना है, एक इक्वल स्ट्रेस के लिए, एक इक्वल स्ट्रेन के लिए। अब क्वेश्चन बेसिकली है क्या? क्वेश्चन है कि मेरे पास ये एक रॉड है, और ये जो रॉड मेरे को दी हुई है, इस रॉड की जो गिवन लेंथ है वो 2 मीटर है, और लाइट रॉड है। लाइट का मतलब इस रॉड का जो मैं मास मान के चल रहा हूँ वो 0 मान के चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये रॉड एक लाइट रॉड है, इसके खुद का कोई मास नहीं है। अच्छा, इस रॉड के दो एंड्स हैं, दो एंड पे मैंने दो वायर्स लटकाई हुई हैं, और वो दोनों वायर्स जो हैं वो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी एक रॉड या एक वायर स्टील है जो रॉड के साथ जुड़ी हुई है, और जो स्टील है उसका यंग मॉडुलस हमें जो दिया हुआ है दैट इज 20 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा हमें ब्रास मटेरियल दिया हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, और ये जो ब्रास की वायर लगी हुई है दूसरी, उसके केस में जो मेरे को गिवन ब्रास का यंग मॉडुलस दिया हुआ है वो है 10 इंटू 10⁻11। अब ये दोनों वायर्स जो हैं इनकी थिकनेस भी अलग अलग है। जो मेरा पहला है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मेरे को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो दूसरी है उसका मेरे को जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपको वायर नज़र आ रही है, ये वायर ऐसे थिक
इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो इसका एरिया है, ये इसकी लेंथ होगी। तो ये जो आप देख रहे हो थिकनेस, दोनों की थिकनेस अलग अलग दी हुई है। अब ये जो रॉड है ये तो हल्की है। क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे रॉड के ऊपर एक वेट लटका रहा हूँ, एक वेट को लटका रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेट को लटका रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है कि बताओ मैं उस वेट को कहाँ लटकाऊँ, वेट को रॉड के ऊपर कहाँ लटकाऊँ ताकि ये जो गिवन आपका केस है, पहले में क्या है, दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस है, मतलब ये दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस है, और दूसरा दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेन है। अब देखो जब आप ये वेट लटकाओगे तो वेट लटकाने पे क्या होगा, यहां पर और यहां पर ये रॉड नीचे जाने की कोशिश करेगी, और जब रॉड नीचे जाने की कोशिश करेगी तो ये टेंशन होगी। तो स्टील में टेंशन T1 है और ब्रास में टेंशन T2 है। एंड मैंने कहा कि लेट्स से मैंने ये x डिस्टेंस पे ये वेट लटकाया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 - x, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो मैंने x मीटर दूर जाके वेट लटकाया। अब इस केस में आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होती है एंड नेट टॉर्क भी जीरो होती है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये रॉड लटकी हुई है, हैंग कर रही है, तो ये जब हैंग कर रही है तो ना ये ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक तो T1 प्लस T2 W के इक्वल होगा, एक तो मैं ये चीज नोटिस करूंगा कि T1 प्लस T2 W के इक्वल होगा, ये मेरा नेट फोर्स के कारण आया। और अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो नेट टॉर्क भी यहाँ पे जीरो है, और अगर मैं लेटेस्ट से ये पॉइंट्स को नाम दे दूं, ये जगह को मैं A कह दूं, ये जगह को मैं B कह दूं, और O को मैं वो पॉइंट ले लूं जिसके अबाउट मैं टॉर्क स्टडी कर रहा हूं, तो अगर मैं अबाउट पॉइंट O टॉर्क निकालूं तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो आप नोटिस करो कि जैसे मेरे पास ये रॉड है, यहाँ पे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट O है जहाँ पे मैंने वेट लटकाया। अब ये वाली जगह आपके पॉइंट ऊपर ऐसे खींच रही है, तो इससे जो रोटेशन आएगी वो ऐसे क्लॉकवाइज आएगी, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी तो मेरे पास ये इस टेंशन के कारण, ये जो टेंशन है इस टेंशन के कारण ऐसे रोटेशन हो रही है, तो इस टेंशन के कारण मेरे पास आ गया T1 इंटू एक्स टॉर्क, T1 इंटू एक्स, क्योंकि ये टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर मैं इस टेंशन को देखूं तो ये देखो, ये मैंने O पॉइंट लिया, ये टेंशन ऐसे ऊपर लग रही है, तो जब ये टेंशन ऐसे ऊपर लग रही है तो ये मेरे रॉड को जो घुमा रही है, ये मेरे रॉड को ऐसे घुमाएगी, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव मानी है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अगर वो नेगेटिव होगी तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 2 - x, एंड टॉर्क जो आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट, अगर आप ये कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया, मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि जो T1 इंटू एक्स वो आ गया T2 इंटू 2 - x, तो T1 ओवर T2 जो रेशो है वो आ गया 2 - x ओवर x, तो ये मेरी T1 ओवर T2 रेशो आ गई। अच्छा, अब पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि दोनों वायर्स पे इक्वल स्ट्रेस है, दोनों वायर्स पे इक्वल स्ट्रेस है। आपको पता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर इट एरिया चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, एंड जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब दोनों में इक्वल स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस दोनों में इक्वल है, तो अगर स्ट्रेस दोनों में इक्वल हुआ तो स्टील का स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स ओवर एरिया, ब्रास का क्या हो गया, फोर्स ओवर एरिया, और यहां पे फोर्स क्या है, टेंशन, फोर्स क्या है, टेंशन। तो यहां पे
टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, तो मेरे पास देखो T1 ओवर T2 क्या बन गया, A1 ओवर A2। मेरे को A1 दिया हुआ है 0.1, A2 दिया हुआ है 0.2, दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए वो डिवाइड होकर ये डिमेंशनलेस हो जाएगा। और आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि T1 ओवर T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और यहाँ से मैंने T1 T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अगर मैं यहाँ से T1 T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2 - x over x is equal to 1/2, and from here what you get is that 4 - 2x is equal to x. So this means that 3x is equal to 4. And what is the value of x? Your x will come out to be 4/3 मीटर और 1.33 मीटर। तो ये मेरा वो आंसर आ गया कि मैं अपने गिवन वेट को, ये गिवन वेट को कहाँ लटकाऊंगा। तो ये जो गिवन वेट है इसको मैं ए से कितनी दूर लटकाऊंगा, ये वाले स्टील वाली जगह से, स्टील वाली जगह से कितनी दूर लटकाऊंगा, 4/3 मीटर। एंड अगर ब्रास से देखना है तो ब्रास से कितनी दूर लटकाऊंगा, ब्रास से मैं इसको कितना दूर लटकाऊंगा, तो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये बन जाएगी 2/3 मीटर। तो ब्रास से जब मैं लटकाऊंगा तो वो 2/3, और अगर वाई 2/3 बिकॉज टोटल लेंथ 2 मीटर है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका आंसर 2 मीटर आ जाएगा। तो ये जो आपका गिवन वेट है, स्टील से आपने 4/3 मीटर लटकाया है या आपने ब्रास वाली जगह से कितने मीटर पे लटकाया है, 2/3। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ऐसे ही जो मेरा सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि दोनों वायर्स में जो स्ट्रेन है वो इक्वल है। तो इक्वल स्ट्रेन, तो अगर इक्वल स्ट्रेन है तो ये देखो ये स्ट्रेन, तो हमारे पास जो गिवन स्ट्रेन का फॉर्मूला बना वो बन गया y इंटू ए ओवर एफ। तो हमारे पास ये गिवन स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया, और एफ यहाँ पे क्या है, टेंशन है। तो मेरे पास ये गिवन वैल्यू आ गई। तो ये स्ट्रेन दोनों केस में सेम है, तो अगर स्ट्रेन दोनों केस में सेम है तो स्टील एंड ब्रास, स्टील एंड ब्रास, तो मेरे पास T1 ओवर T2, T1 ओवर T2 इज Y1 A1 ओवर Y2 A2। तो अब आप यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करो, तो आपके पास जो y1 की वैल्यू है वो 2 इंटू वो है 20 इंटू 10⁻11। यूनिट्स का ध्यान रखना है, दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए y की। एंड 0.1 ओवर ये आपके पास है 10 इंटू 10⁻11 एंड 0.2। अच्छा जब सॉल्व करूंगा तो ये 1 रेशो आ गया। तो अगर ये 1 आ गया तो T1 T2 इक्वल हो गए। अच्छा T1 T2 इक्वल हो गए, एंड T1 T2 की वैल्यू जो है वो हमने पीछे निकाली थी 2 - x over x is equal to 1. So 2 - x is equal to x. This means that x is equal to 1 meter. तो x is equal to 1 meter आपका वो आंसर आ गया। कि यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि दोनों टेंशन्स मेरी इक्वल होंगी, और जो मेरा वेट होगा, वेट वो मिड पॉइंट, मिड मतलब दोनों जगह से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि आपकी जो रॉड थी वो 2 मीटर की थी, तो आपने जो वेट लटकाया, ये जो आपने वेट लटकाया ये बिल्कुल मिडल पे लटकाया, ये बिल्कुल मिड पे लटकाया। सो जब आपने इक्वल स्ट्रेस रखा तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, इक्वल स्ट्रेन रखा तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। मेन है ये आपको निकालना आना चाहिए टेंशन का रेशो, और फिर उस बेसिस पे आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखो ये क्लियर है कैसे सॉल्व किया हमने।